दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरिया एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसको मैंने एक बहुत ही शानदार और एक डिफरेंट वे में आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया था और वो आप सभी को बहुत ही शानदार लगा था। उसके बाद आप सभी के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा कंटिन्यूसली मैसेज मिल रहे हैं कि सर इसी प्रकार से आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ाया जाए। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपने टॉपिक्स भेजा है वो है कंपाइलर डिज़ाइन का। तो कंपाइलर डिज़ाइन को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं उनको बहुत ही शानदार वे में याद करवाने वाला हूं। तो आशा करता हूं आपको जितने भी वीडियो जाएंगे वो इसी प्रकार से शानदार लगेंगे। और आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस यूट्यूब फैमिली को, इस एनवीरिया एजुकेशन की यूट्यूब फैमिली को 50 के कंप्लीट करने के लिए जितना हो सके आपसे उसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आपका शानदार सपोर्ट होगा उससे भी बेहतर मैं आपके लिए कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। अगर हम इस कंपाइलर डिजाइन्स के फेजेस देखें तो पहले मैं आपको ये जो फेजेस होते हैं वो बता देता हूं। इन फेजेस को क्लियर करते हैं तब जाके आपका जो एक हाई लेवल प्रोग्राम होता है वो लो लेवल यानी मशीनी कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये फेजेस कौन से होते हैं वो आप अपने पास जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंदर सबसे पहला जो फेजेस होता है वो होता है लेक्सिकल एनालाइज का। उसके बाद आता है आपका सिंटैक्स एनालाइज। थर्ड आपका आता है सिमेंटिक एनालाइज। फोर्थ आपका जो फेज होता है वो होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, ठीक है, जो कि मैं आपको एक एक करके अभी बताने वाला हूं। फिफ्थ जो आपका होता है वो होता है आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन का फेज। और लास्ट जो फेज होता है वो होता है आपके कोड जनरेशन का। ये टोटल इसके अंदर फेजेस होते हैं जिनको अब हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला फेज आता है आपका लेक्सिकल एनालाइज को लेकर। लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर क्या होता है कि आप जो भी हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हो यानी जो सोर्स कोड लिखते हो, आपने टर्बो सी वगैरह यूज करके प्रोग्राम तो लिखे होंगे आपके जो ग्रेजुएशन ईयर के अंदर या आपने 11th-12th के अंदर, तो वहां पर हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत जो जाके कोड लिखते हैं वो होता है आपके सोर्स कोड। अब क्या होता है सोर्स कोड के अंदर आपके क्या होता है इंस्ट्रक्शन होते हैं, कमांड होते हैं। तो उन कमांड्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं, तो ये जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है उस कमांड्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं एक एक कैरेक्टर को ये क्या करता है रीड करता है। यानी आप ये मान सकते हो कि जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है वो एक प्रकार से टेक्स्ट स्कैनर की तरह कार्य करता है। अच्छा, ये कार्य क्या करता है आगे कि ये जो भी कैरेक्टर थे उन सभी को कैरेक्टर को पढ़ने के बाद उन सभी कोड को या जो भी आपके टेक्स्ट थे जो इसके कैरेक्टर थे उन सभी कैरेक्टर को स्कैन करने के बाद उनको ये एक टोकन्स यानी स्ट्रीम ऑफ टोकन्स के रूप में उसको आउटपुट के रूप में जनरेट कर देता है। तो अगर इसको वन लाइन में डिस्क्राइब करें तो जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है वो सोर्स कोड को इनपुट में लेता है, सोर्स प्रोग्राम को इनपुट में लेता है। इनपुट में लेने के बाद उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन होता है तो उसके जो भी आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर जो कैरेक्टर लिखे हुए प्रत्येक कैरेक्टर को ये रीड करता है यानी टेक्स्ट स्कैनर की तरह कार्य करता है और आउटपुट के रूप में ये टोकन्स को जनरेट करता है। अब दूसरा आता है हमारा सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर क्या होता है कि अभी जो हमने देखा था लेक्सिकल एनालाइजर ने आउटपुट के रूप में क्या जनरेट किया था, टोकन जनरेट किया था। अब ये क्या करेगा उस टोकन को लेगा इनपुट, ठीक है, कौन लेगा, सिंटैक्स एनालाइजर उस टोकन को लेगा इनपुट लेने के बाद आप देखेंगे यहां पर कि ये जो भी टोकन इनपुट आया है उसमें यहां पर ये जांच किया जाएगा इस लेवल में या इस स्पेस में सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर कि जो भी टोकन आया है वो उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है या जो भी उसके सिंटैक्स है क्या वो सही है। आपने कई बार प्रोग्रामिंग के अंदर एक एरर फेस की होगी जो कि है सिंटैक्स रिलेटेड एरर। तो क्या वो सिंटैक्स जो है वो एकदम सही है या नहीं है, जो टोकन आया है उसका एक्सप्रेशन सही है या नहीं है, ये जांच करने के बाद उन टोकन्स को ये पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, पार्स ट्री में, PARSE, पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल और क्लिक कर गया होगा कि सर आखिर ये पार्स ट्री क्या होता है। तो पार्स ट्री का मतलब होता है कि जो भी सिंबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आप जो भी कोड लिख रहे हैं, जो भी सिंबल्स आए हमारे पास टोकन के रूप में, उन सिंबल्स को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट, अगर आप कोई जो सिंबल्स हैं उनको ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम पार्स ट्री के नाम से जानते हैं। तो पार्स ट्री की सिंपल सी डेफिनेशन है आपके जो सिंबल्स होते हैं उनका एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपके पार्स ट्री कहलाता है। अब हम तीसरे फेज की बात करते हैं जो कि है सिमेंटिक्स एनालाइजर। अब सिमेंटिक्स एनालाइजर को समझने से पहले एक चीज वापस थोड़ी सी रिवाइंड कर लो कि हमने ऊपर सिंटैक्स एनालाइजर पढ़ा था तो उसमें क्या था, टोकन को पार्स ट्री में कन्वर्ट किया गया था। तो उसी पार्स ट्री को यहां पर यानी सिमेंटिक्स एनालाइजर के अंदर क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि जो ये सिमेंटिक्स एनालाइजर होता है इसके कुछ रूल्स बने होते हैं पहले से, ये यहां पर इसके अंदर कुछ रूल्स पहले से डिफाइंड होते हैं। तो जब ये पार्स ट्री इसके अंदर इनपुट की तरह आता है तो यहां पर सबसे पहले ये चीज जांच की जाती है कि क्या जो ये आपका ऊपर से पार्स ट्री जो आया इनपुट के रूप में
क्या ये सिमेंटिक्स के रूल्स को फॉलो करता है? ऊपर से जो भी आपका इनपुट के रूप में जो इस फेज के अंदर आया है, आपके सिमेंटिक्स में जो पार्स ट्री आया है सिंटैक्स का, क्या वो सिमेंटिक्स रूल्स को फॉलो करता है? अगर ये इसको फॉलो करता है तो इस फेज में जो है यहाँ पर इस पार्स ट्री को किस में जनरेट कर दिया जाता है, या जो ये पार्स ट्री आया है इसको जांच करने के बाद जो है आउटपुट के रूप में अनोटेड सिंटैक्स ट्री के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पार्स ट्री आया अगर वो सिमेंटिक्स रूल्स को फॉलो करता है तो फिर आउटपुट के रूप में अनोटेड सिंटैक्स ट्री को जनरेट करते हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आ गया, जैसे जैसे हम डीपली आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर आ गए आपके अनोटेड सिंटैक्स ट्री क्या होता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो पार्स ट्री कन्वर्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट, तो इसमें क्या होता है कि जो नोड होता है, प्रत्येक नोड, उस नोड के अंदर होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो उस नोड के अंदर होता है एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करता है आपका अनोटेड सिंटैक्स ट्री। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर हम चौथे फेज की। चौथा फेज होता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का। अब इसके अंदर क्या होता है कि अभी जो अनोटेड सिंटैक्स ट्री जो जनरेट हुआ था इसको इनपुट के रूप में लाया जाता है इस फेज में, यानी अनोटेड जो सिंटैक्स ट्री था वो आपके यहां पर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के फेज में इनपुट की तरह आएगा। इनपुट में आने के बाद यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका जो कोड होता है, सोर्स कोड जो होता है, ठीक है, उसको जो आपकी टारगेट मशीन होती है, टारगेटेड जो मशीन होती है, उसके लिए उस सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो सोर्स कोड था उसको इंटरमीडिएट कोड के अंदर जनरेट करेंगे हम। वो किस फेज में होगा? वो होगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के, ताकि वो टारगेटेड मशीन पर जो है वो सही से कार्य कर सकें। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन का। अब नाम से ही आप इसका हिंट लगा सकते हो। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि ऊपर से जो भी कोड आया है, इंटरमीडिएट जो कोड जनरेट होके आया है, उस कोड में से जो भी अननेसेसरी जो भी कोड्स है, जो भी बड़ा कोड आया अपने पास, प्रोग्राम आया पूरा जनरेट होके जो कि टारगेट मशीन पर चलेगा, तो उसके अंदर जितने भी कोड थे, तो उन कोड में जो अनावश्यक कोड है, जिनको अभी हम अगर हम उसको जो है रन ना करें तो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो जो अनावश्यक जो अननेसेसरी जो कोड होते हैं उसको उसमें से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट कोड होते हैं उनको यहां पर जो है उस फाइल के अंदर रखा जाता है, जिससे वो प्रोग्राम होता है वो छोटा हो जाता है, कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है और वो प्रोग्राम इफेक्टिवली उस मशीन के ऊपर कार्य भी कर लेता है। ये होता है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज के बारे में। कंपाइलर डिजाइन की फेजेस के अंदर ये सबसे लास्ट फेज होता है जो कि है कोड जनरेशन का, यानी जो कि मशीन के लिए कार्य करेगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता होगा, अभी जस्ट हमने आपको क्लियर करवाया था कि सबसे पहले होता है हाई लेवल का कोड, सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को फिर इंटरमीडिएट कोड तक लाया जाता है। अब इस फेज में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है और जो ऑप्टिमाइज कोड हुआ है उनको यहां पर इसके अंदर इनपुट के रूप में लाया जाता है। किस फेज में? जो सबसे लास्ट फेज होता है कोड जनरेशन में। इसके अंदर क्या किया जाएगा? उस कोड को टारगेट मशीन के लिए, जो टारगेट मशीन पर जो लैंग्वेज होती है उसमें, जैसे कोई भी आपकी टारगेट मशीन है उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस इंटरमीडिएट कोड को क्या करेगी? मैप करेगी उसके अंदर, जिससे वो कोड उस टारगेट मशीन के ऊपर इफेक्टिवली या एकदम सही तरीके से कार्य कर सके। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट थे आज की इस क्लास के, यानी कंपाइलर डिजाइन के जो फेजेस थे वो क्लियर किए थे। ठीक है, जिसके अंदर हमने जो लेक्सिकल है, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, कोड ऑप्टिमाइजेशन है, कोड जनरेशन है, ठीक है, और इंटरमीडिएट जो कोड जनरेशन है, इन सभी को मैंने आपको बताया है। अब सब आपको यहाँ पर जो है एक और काम करना है, आपको ये बताना है, ठीक है, कि आज के लिए जो आपकी ये क्लास लाई गई है, क्या आपको यहाँ पर जो है ये इसके जो कॉन्सेप्ट है क्या पहले आपने पढ़े हैं, और अगर पढ़े भी है तो आज की क्लास आपके लिए कितनी इफेक्टिव हुई है उन चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपका फीडबैक हमें मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जिससे हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आते रहें। और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर आना चाहिए। मिलते हैं हम एक और शानदार और एक धमाकेदार क्लास के साथ। धन्यवाद।